अस्सलाम वालेकुम जी। कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी को? एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, आज हम स्टार्ट लेंगे लेक्चर्स की तरफ मूव करेंगे। अभी हमने कैलकुलेशन तो सारी सीखी है, अब हम जरा डिस्कस करेंगे लेक्चर्स कैसे बनाने, ठीक है, एंट्रीज कैसे करनी है। देखिए, नंबर 1, व्हेन एसेट इज परचेज्ड, जिस डेट को आप एसेट बाय करते हो, इज परचेज्ड। हमारी एंट्री होती है एसेट डेबिट, जो भी एसेट का नाम है उसका डेबिट। प्लांट है तो प्लांट डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर डेबिट, जो भी एसेट है उसको हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे कैश। नंबर 2, अच्छा, जिस वक्त एसेट खरीद लिया, अब साल के एंड पे आपने जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, वही जो हमने कल कैलकुलेशन कल तक सीखी है, तो साल के एंड पे हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, यानी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट हम करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, क्योंकि हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा होता है। और क्रेडिट करते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसके साथ एसेट का नाम आ जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट, यानी जो एसेट है उसका नाम। प्लांट है तो प्लांट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, कॉन्ट्रा फॉर एसेट, ये एसेट की कॉस्ट में से हम इसको माइनस करेंगे, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एसओसीआई में चार्ज होगा। जब साल खत्म होता है तो हमें क्लोज करना होता है एक्सपेंस को, जैसे क्लोजिंग एंट्री करते हैं, क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। जब मैं एक्सपेंस को क्लोज करूंगा तो डेबिट होगा अब मेरा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एसओसीआई डेबिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब इसमें ये जो एंट्री है, इसको हम उसी अगर सीक्वेंस में पढ़े जो पहले पढ़ चुके हैं, वो रिकॉर्डिंग एंट्री है। लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग एंट्री रिकरिंग नेचर की नहीं है, बार बार नहीं होती। वहाँ तो ये है ना कि आप मतलब प्री पेमेंट में, अप्रूवल में आप हर साल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग एक दफा होनी है। अब इस एसेट ने खरीदा, वो 5 साल चलना है। अब कोई नया एसेट खरीद रहे हैं तो वो एक अलग इशू है, वो बीच में रिकॉर्डिंग एंट्री आ जाएगी। ये आपके साल के एंड पे जो एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन की, दिस इज एडजस्टिंग एंट्री। मैचिंग प्रिंसिपल के तहत आप इसको रिकॉर्ड करते हो। और तीसरी और आखिरी एंट्री जो है, दिस इज क्लोजिंग एंट्री, और इसमें कोई रिवर्सल एंट्री नहीं होती। उसकी वजह क्या है रिवर्सल ना होने की? क्योंकि कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो इस साल की पे हो अगले साल में, या अगले साल की पहले पे होगी। ये तो पेमेंट है ही नहीं, ये तो जस्ट एसेट की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू को हम कम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 एंट्रीज हैं, जिसमें एक एंट्री जो पहली है वो तो वन टाइम होनी है एक एसेट के केस, और हर साल फिर उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती जाएगी, और हर साल डेप्रिसिएशन को हम क्लोज करते जाएंगे। इसमें एग्जामिनर ज्यादातर जो क्वेश्चन देता है वो थ्रू लेजर्स रहता है। वो कहता है कि प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर्स। रेलिवेंट लेजर्स, अब इसमें 3 लेजर बनते हैं हमारे।
अगर वो रेलिवेंट लेजर कहता है तो पहला लेजर एसेट अकाउंट होता है, सेकंड लेजर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर होता है, और थर्ड जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब ये ज़हन में रखना है कि सारा कुछ वही है, वही जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बेसिक इसमें सारा जो काम है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का है। आपने ये कैलकुलेशन ठीक करनी है, जिसको मैंने पहले फोकस किया था कि हम बहुत सी एग्जांपल छोटी छोटी करते रहे कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, आज हम एक और एग्जांपल लेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे थ्रू लेजर्स। यानी उसमें भी लेजर्स के थ्रू भी अगर आपने कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन उसी तरह रहेगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एबीसी को परचेस्ड फर्नीचर costing rupees 55,000 on 1st April 2016 rupees 32,000 on 31st July 2017 and rupees 40,000 on 7th 9 2017 in इसको 18 डाल। In each case residual value is 10% of cost of asset. ABC को uses reducing balance method at 35% on monthly basis. रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर्स up to 31st December 2018। अब देखो 16 में आपने बाय किया, 16 एक साल हो गया, 31 दिसंबर 2016
then फिर 31 दिसंबर 2017 एंड देन 31 दिसंबर 2018, 3 साल के लेजर बनाने हैं। तो 3 साल के लेजर बनाने से पहले 3 साल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन बहुत जरूरी है इसमें। जब तक मैं डेप्रिसिएशन नहीं निकालूंगा मैं लेजर कैसे बना सकता हूँ? एसेट परचेज की एंट्री तो मैं कर सकता हूँ, उसमें तो कोई इशू नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे हर साल की डेप्रिसिएशन चाहिए। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन जो इसमें करेंगे, ये वर्किंग होती है हमारी। वैसे तो आपने पहले पेज पे लेजर ही बनाना है, ये पहला पेज है ना मेरा, और इस दूसरे पेज पे जाकर मैं वर्किंग बना लूंगा। वर्किंग 1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आ जाए और एक से ज्यादा एसेट्स हों, तो आप कॉलम्स में उसको कैलकुलेट करें। यानी 3 एसेट बना लें, इसको बेशक वर्किंग में बेशक नाम दें A1, A2, A3, A1, A2, A3, और एंड पे सिर्फ और सिर्फ मैं डेप्रिसिएशन को टोटल करूं जो मुझे चाहिए। तो पहले अगर आप देखें 1416 को 55,000 का आपने एक एसेट परचेज किया, ठीक है, 1416 को आपने एक एसेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट 32,000 थी। अभी सिर्फ 2016 में रहना है क्योंकि हर साल की हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। अगला एसेट आपने परचेज किया 17 को, तो वो अगले साल आएगा। यानी अब इस साल के एंड पे सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, और डेप्रिसिएशन सिर्फ एसेट नंबर 1 पे ही रिकॉर्ड हो सकती है। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिएगा। सर A1 की वैल्यू 55,000 है। ओके सॉरी, 55,000 जी। डेप्रिसिएशन निकालिएगा जरा, इस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 14438 आ रही है। 14438, 38। ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट हुई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका रेट क्या है? 35%। आपने 55,000 का पहले 35% लिया और फिर आपने मल्टीप्लाई किया 9/12 क्योंकि 1 अप्रैल 2016 को बाय किया है, ठीक है। अब अगर आप ये देखें इसका बैलेंस क्या आता है, ये टोटल कर लेना, पहले टोटल यहाँ ले आए। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन है 14438 जो मुझे लेजर में लेके जानी है। अच्छा, अब इसके बाद बैलेंस किया तो ये 4056 2, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगला साल आ जाता है। अगले साल में 31 जुलाई 2017 आपने एक नया एसेट खरीदा, ये कॉस्ट, फिर मैं कॉस्ट का वर्ड लिख रहा हूं, और ये एसेट आपने बाय किया 32,000 का, ये एसेट नंबर 2। अच्छा, अब क्या मैं इसको इसमें ऐड नहीं कर सकता? देखो, इसमें ऐड मैं तब कर सकता हूं जब फुल ईयर कन्वेंशन। उसकी वजह ये होती है कि अगर मैं ऐड करूंगा तो फिर डेप्रिसिएशन जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो टोटल पे हो जाएगी, जबकि इस पे डेप्रिसिएशन पूरे साल की नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसको आपने 32,000 को अलग रखना है। अब जैसे ही आपने किया तो अब साल के एंड होने पर आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। अब डेप्रिसिएशन 2 एसेट्स पर रिकॉर्ड होगी, बेशक रेट सबका एक है 35%। अब इसका 35% पूरा लेंगे, कितना आएगा जी? सर 14197। दूसरे एसेट का भी आप 35% लोगे, लेकिन जुलाई एंड है, कितने महीने की डेप्रिसिएशन लोगे? सर 5 महीने की। यस, क्योंकि जुलाई इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 31 जुलाई है, तो कितनी डेप्रिसिएशन आई? सर 4667। 2667। 4667। ओके 4667। अब चूंकि इस साल 2 डेप्रिसिएशन है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब दोनों को ऐड किया तो 864। 18,864, ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई।
अब मैं इसकी WDV कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 26,365 और 27,333। अब आखिरी साल में देखें तो 7 सितंबर 2018 को आपने एसेट फिर खरीदा और ये एसेट बाय किया ₹40,000 और ये एसेट नंबर 3 है। अच्छा, अब यहाँ पर जरा एक चीज आपसे जो मैंने डिस्कस करनी है, मैंने डेट इसलिए डाली थी, ठीक है, कि दरमियान को कभी तो फर्स्ट और लास्ट पढ़ रहे हैं, सेंटर में भी कहीं भी कोई आ सकती है। देखो ये याद रखना, अगर आपने 1 से लेकर 14 तक कोई चीज परचेज की, कोई भी एसेट परचेज किया, तो आपने फर्स्ट ट्रीट करनी है, ठीक है। 1 से लेकर 15 तक, सॉरी 14 कह रहा हूँ, 1 से लेकर 15 तक कोई भी एसेट परचेज करेंगे तो 1 सितंबर काउंट होगी, और अगर 16 से लेकर 30 तक कोई भी चीज परचेज करोगे तो वो अगले साल का शुरू, अगले मंथ का स्टार्ट कंसीडर होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं डेट 7 की बजाय 17/9 लिख दूं तो डेट तो यही रहेगी, लेकिन डेप्रिसिएशन में सितंबर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल आपने लॉजिक रखना, मेजर पार्ट मंथ का होना चाहिए, ठीक है। या आपने फर्स्ट इस महीने की लेनी है या फर्स्ट अगले महीने की लेनी है। जैसे ये 31 7 है ना, तो हम इसको शामिल नहीं करते जुलाई को, हम अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हालांकि ये है तो जुलाई का महीना है, लेकिन चूंकि जुलाई के महीने की एंड है इसलिए हम इसकी डेप्रिसिएशन नहीं लेते। सेकंड चीज आपने ज़हन में रखनी है, सम टाइम एग्जामिनर खुद वर्डिंग लिखता है और वो लिखता है डेप्रिसिएशन shall be recorded in the month of purchase, ठीक है। अगर यानी वो लिख रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है आप रिकॉर्ड करोगे जिस महीने में खरीदा है। अगर ये लाइन लिखी हो तो फिर आपने 37, ये जो पिछली कैलकुलेशन की है, अगर 31 जुलाई 2017 को भी परचेज कर रहे हो आप तो जुलाई का मंथ इंक्लूड करोगे, तो वर्डिंग को फॉलो करना है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर नॉर्मल यूज करना है। नॉर्मल ये है 1 से 15 दिन के दरमियान, 1 से 15 होगा तो स्टार्ट ऑफ मंथ लेंगे, और अगर 16 से 30 या 31 में आपने बाय किया तो एंड ऑफ द मंथ लेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए। अदरवाइज अगर वो पूरा लिखता है कि जी इन द मंथ ऑफ परचेज तो फिर पूरा लेंगे, फिर चाहे फर्स्ट हो 31 हो, वो स्टार्ट ऑफ द मंथ लेना है। अब 7 सितंबर 2018 को आपने कॉस्ट रिकॉर्ड की। अब 31 दिसंबर 2018 को अब जब मैं डेप्रिसिएशन लूंगा, 3 एसेट पे डेप्रिसिएशन आएगी। अब इसमें A1 और A2 पे तो पूरे साल की आएगी, इसका 35% लें, सर 9228 9228, इसका 35% लिया, सर 9567 अच्छा। अब जब मैं 40,000 का 30% लूंगा तो फिर आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ की डेप्रिसिएशन लेनी। सर 4667 अब ये तीनों डेप्रिसिएशन को ऐड कर लें, 30 23462 23462। 62 अब इसको बाद बेशक इसको टोटल भी कर लें, ये आ जाएगा लेस करके 16 17 107 147, सेकंड को लेस किया, कितना आएगा जी? सर 17766 और आखिरी तो आएगा 35,333, ठीक है। अब लेजर्स में आते हैं। लेजर्स में सबसे पहले हम फर्नीचर अकाउंट ओपन करेंगे।
3 साल का फर्नीचर अकाउंट। देखिए सबसे पहले ये इसी के मुताबिक चलना है। आपने 1/4/16 को पहला फर्नीचर बाय किया, और फर्नीचर बाय करोगे तो एसेट को हम डेबिट करेंगे, तो 1/4/16 और ऑपोजिट अकाउंट कैश। हमने फर्नीचर बाय किया 55,000 का। ओके, अब ये हमारा साल खत्म हो गया, यानी इस साल के अंदर मजीद कोई फर्नीचर बाय नहीं किया। जब साल खत्म होगा तो आप इसको बैलेंस करोगे, क्योंकि ये एसेट है, एसेट बैलेंस होता है। बैलेंस किया तो इसका टोटल 55। ये बहुत आसान होता है लेजर बनाना, इसमें लेजर कोई मुश्किल नहीं। 55 और साल के एंड पर बैलेंस किया 31 दिसंबर 2016, बैलेंस कैरी डाउन 55,000 ही बैलेंस आया। लेकिन ये जो बैलेंस आया है ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो मैं 1 जनवरी 2017 को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर ले। अब ये मेरा एक साल मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट ईयर में 2017 में देखनी आपने कौन सी ट्रांजैक्शन हो। एक एसेट और बाय किया है 31/7/17 को, आपने एक एसेट और बाय किया है जिसकी कॉस्ट है 32,000। अब इसको बैलेंस कर लें, ये साल भी खत्म हुआ, इसको टोटल किया 87,000। और यही मेरा बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 2017 बैलेंस सीडी, और मेरा बैलेंस आ रहा है 87,000। यही बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 जनवरी 2018। बैलेंस बीडी 87,000। यानी ये हमें ये शो कर रहा है कि पहले साल के एंड पे मेरे पास 55,000 वर्थ का फर्नीचर मौजूद था, सेकंड ईयर के एंड पर 87,000 का मौजूद था। और थर्ड ईयर अब हम फिर देखेंगे तो थर्ड ईयर में 7 सितंबर 2018 को आपने एक और फर्नीचर भी बाय किया जिसकी मालियत जो थी वो 40,000 थी। अब इसको टोटल किया तो दैट इज 127,000। यही टोटल यहां लाएंगे और यही बैलेंस आ जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं होता इस लेजर। तो अब भी अगर आप गौर से देखें तो हमारी असल चीज क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जो मैंने पहला हिस्सा आपको कराया था। लेजर आपने बस इसी फॉर्मेट में बनाते चले जाना। 127,000, इसमें सारे मार्क्स जो है ना ये समझिएगा कि वो कैलकुलेशन के हैं। और ये एंड पे अब ये खत्म हो गया, 3 साल का रिक्वायर किया था, बस आपने यहाँ से ओपनिंग बैलेंस शो कर देना है अगले साल का। बैलेंस भी 127, ये पहला लेजर। अच्छा, अब दूसरा लेजर मैं बनाऊंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का आराम से बन जाएगा। एक्यूमुलेटेड का नेक्स्ट स्लाइड पे बना देंगे। अब मैं अगला लेजर बना रहा हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन जो है ऑब्वियसली पहले साल के एंड पे, हर साल के एंड पे होती है, तो पहले साल के एंड पे हमारी जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए ऑपोजिट अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। एंट्री देख सकते हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर डेबिट है तो एक्यूमुलेटेड क्रेडिट है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ फर्नीचर का लफ्ज भी होता है। अब कितनी डेप्रिसिएशन पहले साल रिकॉर्ड की वो ये कैलकुलेशन है, इसके साथ रेफरेंस देना है आपने वर्किंग नंबर
14438, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन। अब ये जितनी डेप्रिसिएशन आई है, साल खत्म हुआ, अब ये बैलेंस नहीं होगी, ये क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस जो है वो कभी भी अगले साल ट्रांसफर नहीं होगा। तो 31 दिसंबर 2017 को 16 को आप इसको क्लोज कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जैसे ये साल खत्म हुआ, इसका तो कोई बैलेंस अगले साल नहीं जाना, इसको डबल लाइन लगा सकते हो कि ये क्लोज हो गया। इसी तरह अब अगले साल में आएगा 31 दिसंबर 2017, इस साल की डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की है accumulated depreciation furniture opposite account working 1, और ये डेप्रिसिएशन आपने इस साल की रिकॉर्ड की है 18864। और ये भी अगले साल ट्रांसफर नहीं होगी, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं 31 दिसंबर 2017 SOCI को, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और इसको टोटल कर लें। ये समझ में आ गया? तीसरा साल कर लोगे, छोड़ दो इसको यहीं पे? यस सर, कर लेंगे। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं, सिंपल है। आपने एक तरफ ये जो कैलकुलेशन की है डेबिट करते जाओ और SOCI को क्रेडिट करते जाए। अब तीसरा लेजर मैं बनाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। और इसको भी सामने रखेंगे। अब थर्ड लेजर बनाएंगे, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। अच्छा जी, अब इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पहली एंट्री जो है ना वो यही 3 लेनी है। ठीक है, पहले साल की 14438 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। इसके अगेंस्ट ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसको अब वर्किंग 1 का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ दे चुके हैं ना, 2 दफा नहीं जाती, ये वही अमाउंट है। क्योंकि आप देखो एंट्री में डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट 14438। अब इसको बैलेंस करेंगे, इसको क्लोज नहीं करना प्लीज, क्योंकि ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। 14438 टोटल आया, ये 14438 टोटल है। 31 दिसंबर 2016 को यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। और 1 जनवरी 2017 को ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 14438। अच्छा, उसके बाद अब ये साल खत्म हुआ, देखो ये बैलेंस आगे ले आया। अब अगले साल की जो डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की थी वो यहाँ पर आ जाएगी 18864। 31 दिसंबर 2017 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये डेप्रिसिएशन आ रही है 18864। यानी ये लेजर हमें ये बताएगा कि अब तक कितनी डेप्रिसिएशन इन एसेट्स पर रिकॉर्ड हो चुकी है, यानी फर्नीचर कितना डेप्रिसिएट हो चुका है।
अब इसको टोटल कर लेंगे। $33,302। अब ये जो टोटल आया 31 दिसंबर 2017, इसको जब मैं बैलेंस करूंगा यही बैलेंस आ जाएगा। द बैलेंस इज 33,302 और यही बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन। और आखिरी साल में आइएगा, और आखिरी साल में अब मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल में डेप्रिसिएशन जो है 33,302 से डेप्रिसिएट हो चुकी है। ठीक है, अब तीसरे साल में आते हैं 31 दिसंबर 2018, और इस साल की आपने डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड की है? इस साल की डेप्रिसिएशन है 23,462। 462। अब इसको टोटल कर लें, 56,764 की डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं 3 साल में। इसी को बैलेंस करें, December 31, 2018 बैलेंस CD 56,764, और यही बस आपने कंटिन्यूएशन में शो कर देना है 1 जनवरी 2019 बैलेंस प्लॉट 56,764। ये लेजर 3 बनने हैं आपके, और दीज आर द मोस्ट इजीएस्ट लेजर। सिर्फ यही सीक्वेंस लेना है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन वो और करता है, और वो ये कहता है कि बताएं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप कैसे शो करेंगे एसेट को। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसमें चूंकि 3 साल है तो हम 3 कॉलम बना लेंगे, यानी 2016 में कैसे शो करेंगे, 2017 में, 2018 में। इट्स अगेन वेरी इजी। ये याद रखना है कि ये 1 और 2 मार्क का साथ ऐड कर देता है, तो ये जाया करने वाले मार्क्स नहीं होते। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे नॉन करंट एसेट, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट में फॉल करेगा। इसमें लिखूंगा फर्नीचर, और इसके साथ लिख दूंगा कॉस्ट। फर्नीचर की कॉस्ट क्या थी? देखो, फर्नीचर का लेजर में जाएंगे, ये फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये उठाते जाना है। 31 दिसंबर 2016 को क्लोजिंग बैलेंस है 55,000, यानी 2016 में मेरे पास जो फर्नीचर था वो 55,000 का था। 31 दिसंबर 2017 को 87,000 का था, क्योंकि एक और फर्नीचर खरीदा था आपने। और फिर तीसरे साल के एंड पे ये 127,000 ये एक और बाई किया, यानी ये सिर्फ कॉस्ट लिखनी है। इसमें आपने लेस करनी होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, चूंकि ये कॉन्ट्रा फॉर एसेट है। अब इसका बैलेंस देखो, अब देखो वहां बैलेंस डेबिट था और यहाँ बैलेंस क्रेडिट है। ये लिखा क्रेडिट साइड पे हुआ है तो ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ये जितना बैलेंस आ रहा है, जैसे इस साल का बैलेंस आ रहा है 14438, ये इसमें से माइनस हो। ये आ रहा है 33,302, वो इसमें से माइनस होगा। और 56,764, यानी अब 2018 की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि हम 127,000 मालियत का फर्नीचर बाय कर चुके हैं, और इसमें से 56,764 की वैल्यू इसकी कम हो चुकी है। तो अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट होगी ये मेरी बैलेंस शीट में आ जाएगी। ये आएगी 4064
562। इस साल की कैलकुलेशन करें तो 44,000, 43,000, 53,688। और आखिरी साल में देखें 236,007। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो आखिरी अमाउंट कैलकुलेट की है दिस वन, ये याद रखिएगा जो हमने वर्किंग बनाई है इन तीनों को सम कर लो, ये उसके इक्वल होनी चाहिए, यानी इस अमाउंट के इक्वल आनी चाहिए। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब कि कैलकुलेशन में हमने थोड़ी सी एरर की है। इसको करके देखिएगा कितना आता है। 17, मुझे लग रहा है कि फर्क आ रहा है। 17147 प्लस 17766 प्लस 35333, 70246, 70236। सर आपने एक एरर किया सर। जी सर जो डेप्रिसिएशन 2017 की बनती है ना सर, वो 17137 बन रही है एसेट ए की, आपने 47 की हुई है। कौन सी वाली? सर ये जो 2018 की डेप्रिसिएशन है ना सर, हाँ जी, एसेट ए की वो 17137 है, 47 नहीं है। ये वाली मतलब जो बिल्कुल लिखी। नो सर, जो बिल्कुल एंड पे लिखी हुई है इसी कॉलम में। अच्छा, ये यस वाली सर, 17137 है सर। 137, तो फिर टैली हो गया। अगर यस हम सर, इसको फिर हो रहा 37 लेंगे ना, ये टैली हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो आखिरी सम होता है ना, ये इसको अगर मैं ये नेट बुक वैल्यू को टोटल करूं, ये इस अमाउंट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी चीज है जो एग्जामिनर इसमें से पूछ सकता है। ये एक हिस्सा क्वेश्चन का हो गया। देखो, पहला क्वेश्चन जो पेपर पे आ सकता है वो मैंने बताया, कॉस्ट कैलकुलेट करना, जो इससे पहले हमने डिस्कशन की। दूसरी चीज जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो ये लेजर्स है। अब इसके बाद दो और स्टेप छोटे छोटे से रह गए, उसकी तरफ आते हैं। हमने इसके बाद पढ़ा था रिव्यू का डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमें IAS 16 ये कहता है कि हर साल के एंड पर आपने रिव्यू करना है। किस किस चीज को? तीन चीजों का नाम लिखा उसमें। यूजफुल लाइफ को रिव्यू करना है, क्योंकि उसको रिव्यू करने का मकसद क्या है? क्योंकि जब आपने जिस दिन एसेट खरीदा था, आप कह रहे थे कि इसकी लाइफ सपोज 5 इयर्स होगी, तो ये एस्टिमेट था ना, ये गलत नहीं है एस्टिमेट, लेकिन हो सकता है एक साल के बाद आपका एस्टिमेट चेंज हो जाए। चेंज क्यों हो जाए? क्योंकि अगर फर्नीचर या कोई भी एसेट ज्यादा यूज हो रहा है तो लाइफ कम हो जाएगी, और कम यूज हो रहा है तो लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसलिए रिव्यू करना स्टैंडर्ड ये कहते हैं जरूरी है। साल के एंड पे आप रिव्यू करोगे यूजफुल लाइफ का। नंबर 2, रेजिडुअल वैल्यू का, क्योंकि जितना आपका लाइफ गुजरती जाएगी एसेट की, अब आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा प्रेडिक्ट करना मार्केट वैल्यू को, तो अब एस्टिमेट ज्यादा रियलिस्टिक होगा। और तीसरा वो कहता है जी डेप्रिसिएशन मेथड। इन तीन चीजों को रिव्यू करना। और फर्दर स्टैंडर्ड ये कहता है अगर आपका इन तीनों में जो चेंज आ रही है, किसी एक में वो मटेरियल चेंज हो। मटेरियल का मतलब आप कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मटीरियलिटी, यानी हर वो आइटम मटेरियल कंसीडर होती है जिसकी मिसस्टेटमेंट या जिसकी ओमिशन आपके डिसीजन को चेंज कर दे, यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर दे। यानी आप इन सिंपल वर्ड बड़ी अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट, ठीक है। मसलन एक पर्सन है, उसके पास पॉकेट में 1 मिलियन रुपीज है। अब उसमें 100 रुपीज गिर जाते हैं उसके, सो उसको मैटर नहीं करता। 1 मिलियन में से 100 निकल गए तो वो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक पर्सन के पास 1000 रुपीज थे, उसमें से 100 गिर गए हैं, तो उसके लिए एक बहुत मैटर करेगा, दैट इज अ मटीरियल फॉर हिम। तो इसलिए ये अमाउंट नहीं देखी जाती, आपने देखा, ये देखा जाता है कि उस कंपनी के लिए, उस बिजनेस के लिए वो मटेरियल है ये, ठीक है। तो लिहाजा अगर इसका इफेक्ट मटेरियल, मिसाल के तौर पे आपने रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट लगाई थी पहले 6000, अब आप कह रहे हो जी कि रेजिडुअल वैल्यू 6100 होगी, सो देयर इज नो नीड इसको रिव्यू में, यानी रिव्यू में इसको इमटेरियल के। तो लिहाजा फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन तीन चीजों को रिव्यू किया जाता है।
और अगर इसमें मटेरियल इफेक्ट हो तो फिर आपने उसको चेंज करना होता है, ठीक है। और चेंज का रूल ये है, यानी जिस चीज में चेंज आ रही है ना, जिस चीज का इफेक्ट है, तो चेंज आप करोगे। इसको कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। और इसके लिए जो रूल है वो बड़ा सिंपल है। उसके लिए स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज करता है वो कहता है प्रोस्पेक्टिव। ये वर्ड प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग वो ये देता है फ्रॉम करंट ईयर, यानी फ्रॉम द ईयर ऑफ चेंज। जिस साल से चेंज हो रहा है उस साल में आप इसको रिकॉर्ड करो। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल इसकी भी कर लेते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, इसकी भी एग्जांपल देख लें। देखिए, फर्स्ट 4/16 को आपने बाय किया एसेट, कोई भी एसेट ले लो 70,000 का, और आपने उस दिन एस्टिमेट लगाया कि इसकी यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स होगी। और इसकी रेजिडुअल वैल्यू 6,000 रुपीज, ठीक है। और मेथड कंपनी ने सिलेक्ट किया उस डेट को स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 2016, पहला साल। अगला साल एंड होगा 31 दिसंबर 2017 वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब 31 दिसंबर 2017 को आपने रिव्यू किया। रिव्यू तो हर साल हो रहा है, लेकिन ये कि जब मटेरियल होता है ना जिस साल में, उस साल को वो शो कर देता है। और वो ये कहता है जी कि यूजफुल लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ जो है वो 6 ईयर्स की, और रेजिडुअल वैल्यू आपने एस्टिमेट लगाया कि ये 11,000 हो जाएगी, ठीक है। बाकी जिस चीज को लिखा है बस वो चेंज होती है, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होती। अब आपने, वो आपसे कहता है कि 31 दिसंबर 2016 की और 31 दिसंबर 2017 की डेप्रिसिएशन निकालना। तो अब देखिएगा, 31 दिसंबर 2016 जो ईयर है, उस वक्त तो आप रिव्यू को छोड़ दो ना, उस वक्त तो सिंपल आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। अब डेप्रिसिएशन के लिए मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ एसेट, और कॉस्ट ऑफ एसेट मेरी कितनी है जी 70,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 6,000 होल डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स। इसको कैलकुलेट करें कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, 8,000। 8,000। अच्छा, लेकिन ये 8,000 तो पूरे साल की है ना, और मुझे डेप्रिसिएशन कब से कब तक लेनी है, अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, 9 मंथ, 9/12। ये 31 दिसंबर 2016 की जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो ये आ गई, कितनी अमाउंट आएगी, 6,000। 6,000। ये मेरी डेप्रिसिएशन फाइनल फिगर आ गई। अच्छा, अब 31 दिसंबर 2017 को आपने दोबारा डेप्रिसिएशन निकाली। अब हुआ ये है कि 31 दिसंबर 2017 को आपने रिव्यू किया था और आपकी दो चीजों में चेंज आ चुकी है। जब इसमें चेंज आ गई है तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि दिस चेंज शैल बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एंड दिस एस्टिमेट विल बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिव, यानी फ्रॉम द ईयर ऑफ चेंज, यानी इस साल में जो डेप्रिसिएशन निकलेगी वो न्यू एस्टिमेट में निकलेगी। अब यहाँ पर हम फार्मूला क्या यूज करते हैं,
थोड़ी सी चेंज करते हैं, हम WDV लेते हैं, कॉस्ट नहीं लेंगे आप, WDV ऑफ एसेट माइनस, वही फार्मूला है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, यानी जो आपने नई रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट लगाई, होल डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब इस साल की डेप्रिसिएशन तो पूरी आनी है ना। अब WDV कितनी है मेरी? WDV का मतलब क्या होता है कि जो साल के शुरू में कितनी उसकी बुक वैल्यू थी। देखो आपने एसेट खरीदा था 70,000 का, 6,000 का डेप्रिसिएट हो चुका है, तो अगर 70,000 में से, ये मैं कैलकुलेशन यहाँ शो कर देता हूँ, ये WDV की कैलकुलेशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये मेरी WDV आ गई, माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू। अब आप ये वाला 6,000 नहीं लोगे, बल्कि रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू मेरी 11,000, होल डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, बताइएगा कितनी रह गई, कितनी लो? So 6 years. 5 years। ये चीज मैंने इसलिए आप लोगों से पूछी क्योंकि ये मोस्टली आप गलत करते हैं। आपने वर्ड को बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ वर्ड क्या है, यूजफुल लाइफ, या रिमेनिंग का वर्ड नहीं है। ये यूजफुल लाइफ 6 ईयर का मतलब ये है कि इस एसेट की लाइफ 6 ईयर है ओवरऑल, जिसमें से एक साल तो गुजर चुका है, ये पिछला साल 16 का, तो अब इसका मतलब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में यहाँ रिमेनिंग लिख देता है, अगर तो यहाँ रिमेनिंग का वर्ड लिखा होता यूजफुल लाइफ में तो ये 6 आप बिल्कुल ठीक कहा था आपने, नहीं लिखा होगा तो रिमेनिंग खुद कैलकुलेट करें, ये टोटल लाइफ होती है एसेट की, ठीक है। यानी ये कह सकता हूँ कि 8 ईयर से कम होकर 6 ईयर हो, तो उसमें से भी एक साल गुजर चुका है, तो आपकी रिमेनिंग लाइफ 5 इयर्स होगी। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 64,000 में से 11,000 लेस किया तो 53,000 और डिवाइडेड बाय 5, So 10,600. 10,600। अब अगले साल भी डेप्रिसिएशन यही चलती रहेगी अनलेस के चेंज, दोबारा चेंज आ जाए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये अभी मैंने आपके सामने लिया, दो चीजें ली, यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू। अब आते हैं थोड़ा सा मेथड की तरफ, यानी क्या हम मेथड चेंज कर सकते हैं? स्टैंडर्ड अलाउ करता है, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन बेसिस होनी चाहिए चेंज की। यानी बेसिस से मतलब क्या है कि आप मैनिपुलेशन के लिए ना कर रहे हो। मैनिपुलेशन क्या होता है कि प्रॉफिट को कम या ज्यादा करने के लिए मेथड चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यकीनी बात है डेप्रिसिएशन दोनों मेथड में डिफरेंट कैलकुलेट होती है। तो ये आपकी अगर तो मैनिपुलेशन के लिए कर रहे हैं तो दिस इज नॉट अ गुड साइन, इज नॉट अ गुड साइन, ये अच्छा साइन नहीं होता, और कंपनी कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। एज एन ऑडिटर आप इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए मेथड जब भी चेंज किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बेसिस होती है, राइट, उसके पीछे कोई ना कोई बेसिस होती है। एनीवे हमें इससे कंसर्न नहीं, हमें क्वेश्चन से कंसर्न है कि मेथड चेंज कैसे होगा। मैं बहुत सिंपल है, दो चीजें ले लेते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, और इसमें जो चेंज होता है वो इसी में होता है, स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग टू स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बाकी दो मेथड है वो स्पेसिफिक है। टू रिड्यूसिंग यानी इसका मतलब पहले आप स्ट्रेट लाइन मेथड ले रहे थे, अब आपने रिड्यूसिंग लिया। तो मैं इसी डेटा को कंटिन्यू कर रहा हूं, प्लीज ये याद रखिएगा, ये सेम डेटा है, लेकिन रिव्यू जब हुआ वो मैं चेंज कर रहा हूं। 31 दिसंबर 2017 को जब मैं रिव्यू कर रहा हूं तो आपने कहा जी के now the depreciation should be based on reducing balance at 30%, ठीक है जी, बाकी कोई चीज नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं 31 दिसंबर 2016 की डेप्रिसिएशन निकालूं तो सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि मैं वही डाटा ले रहा हूं ना,
31 दिसंबर 2016 की जो डेप्रिसिएशन है वो मेरी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है और वो डेप्रिसिएशन है मेरी 6000 रुपीज की। अब 2017 में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर 31 दिसंबर 2017, लेकिन अब मेथड जो चेंज हो चुका है, अब आप ये कह रहे हो कि इस पे हम रिड्यूसिंग बैलेंस लगाएंगे, तो फिर ये वाला फार्मूला तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये फार्मूला तो स्ट्रेट लाइन का है जब चेंज होगा, तो लिहाजा अब बहुत सिंपल हो गया। अगर आपने 31 दिसंबर की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो डेप्रिसिएशन WDV पे ही निकलती है रिड्यूसिंग की, और WDV मेरी कितनी है वो भी यहाँ से मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, 70 - 6 यानी 64,000 मेरी WDV और इसका 30% डेप्रिसिएशन आ जाए, और अगले सालों में भी इसी तरह कैलकुलेट होती जाएगी। जो WDV आएगी उसका 30%, ये कितना आ जाएगा जी? 19,200। 19,200। ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें तो अगर हमारा पहले मेथड रिड्यूसिंग था और अब आप कन्वर्ट कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में, अच्छा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया जी कि अगर एस्टिमेट चेंज ऑफ 1/1/17 देन वी विल आल्सो डू द सेम। पहली चीज तो ज़हन में रखिएगा, मैंने अभी स्टैंडर्ड की वर्डिंग आपके सामने बोली है, आप मेरे अल्फाज को गौर नहीं करते। मैंने कहा है कि रिव्यू एंड ऑफ द ईयर होता है, स्टार्ट ऑफ द ईयर हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर हो, स्टैंडर्ड अलाउ ही नहीं करता। आप रिव्यू करते हुए साल के एंड पे है, तो मैं आपको कैसे मान लूं कि 1 जनवरी का रिव्यू हो रहा है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अब हम मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, अब मैं 1 जनवरी ले लेता हूँ, चले 1/4 ही ले लेते हैं। 1/4/17 को आपने एक एसेट खरीदा जिसकी कॉस्ट 60,000 थी, और आपने रेसिडुअल वैल्यू दी भी हो तो मसला नहीं होता क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आपने रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिसिएट करना है इसको 30%। ये हमारा पॉलिसी है, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर को 2018 को आपने रिव्यू किया, और रिव्यू में आपने कहा कि अब आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, और इसके लिए मुझे रिवाइज्ड रेसिडुअल वैल्यू चाहिए। तो रेसिडुअल वैल्यू आपने एस्टिमेट लगाई और आपने कहा 9,000 रेसिडुअल वैल्यू, और यहाँ पर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो उसने दी है वो कह रहा है जी 4 ईयर। अब आपसे ये रिक्वायर कर रहा है कि 2 साल की डेप्रिसिएशन निकाल लो, तो 31 दिसंबर 2017 की डेप्रिसिएशन क्या हो? 31 दिसंबर 2017 को जो डेप्रिसिएशन निकलनी है वो रिड्यूसिंग बैलेंस से है, ठीक है। और रिड्यूसिंग बैलेंस के मुताबिक कॉस्ट 60,000 इंटू 30%, क्योंकि पहला साल है ना वो तो कॉस्ट पे लेंगे, लेकिन इंटू 9 मंथ, 9/12 इसको कैलकुलेट कर लें। 13,500। 13,500, ओके। अच्छा अब 31 दिसंबर 2018 को मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर, अब डेप्रिसिएशन जो है वो रिव्यू आ गया, ठीक है। और ये याद रखिएगा रिव्यू आप साल के एंड पे कर रहे होते हैं, लेकिन अप्लाई तो जनवरी से कर रहे हो ना। इस पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो आप किस पे ले रहे हो? पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन ले रहे हो, तो यकीनी बात है अगर पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो 1 जनवरी से ले रहे हैं, तो यानी 31 दिसंबर को जब मैं डेप्रिसिएशन लूंगा, अब चूंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है तो फार्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा था WDV। WDV क्या आएगी? कॉस्ट है 60,000 माइनस 13,500
इसको पहले लेस करेंगे, लेस करने के बाद इसमें से आप लेस करेंगे रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू, यानी ये हिस्सा मैंने जो कैलकुलेट किया ये सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है जी, WDV, लेस रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू 9000 होल डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब आप 4 लिखोगे, ये मैंने दोनों ले लिया आपने ना डिफरेंट तरीके से। अगर रिमेनिंग का वर्ड लिखा हुआ है तो मैं 4 ही रखूंगा। अब इसको कैलकुलेट करें, 60,000 में से ये लेस करें, 9000 लेस करें, अब जो आंसर आएगा उसको 4 पे डिवाइड करें, दिस इज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9375 9375। ठीक है जी, ये मेरी डेप्रिसिएशन आ जाएगी रिड्यूसिंग बैलेंस से। ठीक हो गया जी? हाँ सर, ये सर रिपीट कर दें, पिछली स्लाइड से रिपीट कर दें। कौन सा जी? सही वाला था, दोबारा कर दें सर, इसमें तो इसी तरह समझ नहीं आई हमने, किसका मतलब कि मेथड को चेंज किया सर, देखो इसके अंदर कंफ्यूजन बहुत हो रही है सर। रिड्यूसिंग बैलेंस चल रहा है, जब भी स्ट्रेट लाइन लाना है तो आपको मैंने फार्मूला बताया था WDV लेस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू होल डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्योंकि अब मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन में आ रहा हूँ, जब स्ट्रेट लाइन में आ रहा हूँ तो फिर इस फार्मूले को यूज करूंगा। यानी अब तक की जिस दिन चेंज कर रहे हो उस दिन की WDV क्या है। देखो 60,000 का एसेट खरीदा था, 13,500 वो डेप्रिसिएट हो चुका है पिछले साल। ठीक है, चेंज तो इस साल में आ रहा है ना, इसमें से ये लेस करोगे ना, ये जो मैंने शो किया है ये WDV है। अब इसमें से रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू वो क्वेश्चन में से देखें 9000 और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 ईयर, सिंपली डिवाइड करोगे ना तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक हो गया जी? जी ठीक सर। इसको जरा आज रिवाइज कीजिएगा, कल इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक रह गया सिर्फ डिस्पोजल। ठीक है, और फिर क्वेश्चंस करने हैं हमने। थैंक यू।